नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका दिन भर की खबरें समेटकर डीडी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज नाइट में आप सबका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज की बड़ी खबर यही रही कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। बहुत सवाल, बहुत राजनीतिक बयान दिन भर हमें सुनने को मिलते रहे, लेकिन ये सभी बयान इस सच को नहीं झुठला सकते कि आचार समिति के सामने जो सबूत पेश किए गए उनके आधार पर ही सिफारिश की गई और उसी के आधार पर लोकसभा ने ध्वनि मत से ये निर्णय इसको अपनी स्वीकार्यता दी है। और आज इसी मुद्दे पर हमारी रहेगी चर्चा कि अगर महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की गई है तो इस पर राजनीति क्यों। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द, सदन में पारित हुआ प्रस्ताव। आचार समिति ने महुआ को सवाल के बदले पैसे और उपहार लेने के साथ ही संसद की लॉगिन आईडी साझा करने का पाया था दोषी। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर करारा वार, कहा मोदी की गारंटी, जनता से जो लूटा उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिली भारी नकदी पर भाजपा ने कहा कांग्रेस मतलब करप्शन और कैश। प्रधानमंत्री ने देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा आकांक्षी भारत अस्थिरता नहीं बल्कि चाहता है स्थिर सरकार। भारत विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ बढ़ रहा है आगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किला में भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का किया शुभारंभ, कहा आजादी के अमृतकाल में भारत गढ़ रहा है सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम। पीएम गतिशक्ति पहल के तहत 15,000 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा। इनमें कई परियोजनाओं का लक्ष्य पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में आसान कनेक्टिविटी स्थापित करना। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7%। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हुई। 36,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची संकल्प यात्रा। और आइए शुरुआत करते हैं, विस्तार से देखते हैं खबरें। शुरुआत महुआ मोइत्रा की खबर से। तो आखिरकार संसद की आचार समिति की सिफारिश पर लोकसभा ने ध्वनि मत से तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया। आरोप गंभीर थे। ये मात्र पैसे लेकर सवाल पूछने तक का ही सीमित मामला नहीं था, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने लोकसभा सदस्य पोर्टल की लॉगिन आईडी साझा कर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला भी था और इसीलिए लोकसभा ने यह निर्णय लिया। आइटम नंबर 7 श्री विनोद कुमार सोनकर जी। लोकसभा में दोपहर एथिक्स समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने महुआ मोइत्रा मामले में सदन के पटल पर रिपोर्ट पेश की और दोपहर 2 बजे आचार समिति की रिपोर्ट पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू जैसे विपक्षी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने कहा कि एथिक्स समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद समय दिया जाना चाहिए था। वहीं टीएमसी महुआ को सदन में बोलने की अनुमति मांग रही थी। एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा का पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें। क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नज़ीर बन के जाएंगे
I would request you, sir, from our party, as a speaker, Mohua Moitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। No, कल्याण sir. बनर्जी No. What I propose, my party's spokesperson will be Mohua Moitra herself, because the allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि जब 2005 में सवाल पूछने के बदले 10 सांसदों को निकाल दिया गया था, तब की समिति की दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि इस मामले में वो पूर्व अध्यक्षों की परंपरा का पालन कर रहे हैं। 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पे है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी चर्चा के दौरान सांसदों ने अपनी बात रखी। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को समिति ने अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया था। 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। चर्चा के बाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। एथिक्स कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक महुआ मोइत्रा के निष्कासन के प्रस्ताव को पारित किया गया। प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उससे पहले कांग्रेस, टीएमसी सहित कई विपक्षी दल लोकसभा से वॉकआउट कर गए। अभी तो सोनिया गांधी किसके लिए गए? सोनिया गांधी इसीलिए शी वेंट देयर। तो अभी जो इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी इनके बारे में जो बयान दिया है, जेडीयू वाले जो नेता, जेडीयू का नेता नीतीश कुमार जी ने जो रुख अपना है, इसलिए उनके साथ जाने का कोशिश किया है, लेकिन तो वो जो भी करे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर महिला विक्टिम कार्ड प्ले करना ये उचित नहीं है। और दूसरी बात, आज जो एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है और हमारा सभा ने जो डिसीजन लिया है, इसमें हम लोग धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो पूरा जो हम लोग का सांसद है, लोकसभा, राज्यसभा, सबके ऊपर क्वेश्चन आ जाते। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर महुआ मोइत्रा का मामला लोकसभा की आचार समिति को सौंपा गया था। महुआ मोइत्रा को संसद की लॉगिन साझा करने और सवाल पूछने के बदले गिफ्ट लेने का दोषी पाया गया। समिति ने महुआ को राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का भी दोषी पाया था। लोकसभा में समिति की सिफारिश और प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद अब महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। महुआ इस मामले में सीबीआई जांच का भी सामना कर रही है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये थी बात, पूरा मामला, पूरी खबर, आज के दिन जो कुछ हुआ। लेकिन ये जो महुआ मोइत्रा को लेकर जो मामला है, ये आज का नहीं, 14 अक्टूबर से शुरू हुआ है। कैसे ये मामला आगे बढ़ा, ये भी आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि 14 अक्टूबर ये वो तारीख है जब वकील जय अनंत, जो महुआ मोइत्रा के दोस्त भी रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चिट्ठी लिखी और उसमें आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? जो सबसे पहले चिट्ठी जिसे मामला सामने आया, पहला आरोप उन्होंने जो लगाया वो ये लगाया कि जो कारोबारी है दुबई का, दर्शन हीरानंदानी, उनके कहने पर रिश्वत लेकर ही इस सांसद ने संसद में सवाल पूछे थे। ये पहला आरोप जो आपके सामने है। लेकिन
ये जो सच्चाई है आज की तारीख में, ये उससे भी मेल खाता नजर आता है। और सच्चाई क्या कहती है? सच्चाई कहती है कि मोइत्रा ने आज तक संसद में अगर 61 सवाल पूछे हैं तो उसमें से 50 सवाल उन क्षेत्रों से जुड़े हुए ही पूछे गए जिनमें हीरानंदानी की कंपनी काम करती है, जिन क्षेत्रों में ये काम करती है। दूसरा आरोप जो इस चिट्ठी में लगाया गया वो ये लगाया गया कि जो हीरानंदानी कारोबारी है उनके द्वारा सवाल पूछने के लिए मोइत्रा की लॉगिन आईडी का प्रयोग किया गया। और प्रयोग किसके द्वारा? हीरानंदानी के द्वारा, कारोबारी के द्वारा किया गया। जरा सोचिए कितना गंभीर आरोप। और इसी वजह से ये गंभीरता देखते हुए ही 15 अक्टूबर को ही निशिकांत दुबे भाजपा सांसद ने लोकसभा स्पीकर के समक्ष शिकायत दर्ज की। उसके बाद अगली तारीख 16 अक्टूबर निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय आईटी मंत्री और राज्य मंत्री से भी महुआ मोइत्रा के संसद अकाउंट का जो लॉगिन आईडी है और आईपी एड्रेस है उन दोनों की जांच की भी मांग की, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 17 अक्टूबर की तारीख आई जब लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले की गंभीरता देखते हुए पूरा मामला आचार समिति के पास भेज दिया। ये 17 अक्टूबर की तारीख, और ये पूरा मामला एथिक्स कमेटी के पास पहुंच गया। 18 अक्टूबर वो तारीख जब निशिकांत दुबे और जो वकील जय अनंत हैं, एथिक्स कमेटी ने इन दोनों को 26 अक्टूबर को पेशी के लिए नोटिस जारी किया। मैं चाहूंगी कि हम प्लेट अगली जल्दी से जल्दी लेकर आए ताकि हम वक्त भी बचा सकें, क्योंकि 18 अक्टूबर को इनको पेशी के लिए कहा गया। उसके आगे बढ़े तो 19 अक्टूबर को हीरानंदानी का एफिडेविट के माध्यम से कबूलनामा भी सामने आ गया। और उसके बाद 1 नवंबर जब एथिक्स कमेटी को गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट जो महुआ मोइत्रा की संसद कि जो अकाउंट की लॉगिन और आईपी एड्रेस की बात थी उसको लेकर भी सामने आई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि उनका अकाउंट दुबई से 47 बार लॉगिन किया गया। एक कटु सच सबके सामने। 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया, और जब वो पेश हुई थी तब उनके सामने, तब उस समय उस मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ था। उन्होंने बहुत से अपशब्दों का भी प्रयोग किया था। और उसके बाद 10 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष को ये सारी रिपोर्ट एथिक्स कमेटी ने सौंप दी, जो 500 पन्नों की रिपोर्ट थी। और एथिक्स कमेटी में मतभेद तो देखे ही गए, लेकिन उसके बावजूद ये रिपोर्ट 6-4 के अंतर से मंजूर कर ली गई और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंची। आइए इस रिपोर्ट में क्या कहा है एथिक्स कमेटी ने, कुछ उनके ही शब्दों में आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तोहफे कबूल करने के आरोप साफ साफ साबित हुए हैं और कतई निर्विवाद है ये। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी व्यवसायी से तोहफे लेना जिन्हें महुआ ने लॉगिन की जानकारी सौंपी थी, ये लेन देन स्थापित करता है, यानी महुआ और कारोबारी के बीच लेन देन हुआ जो किसी सांसद के लिए अशोभनीय है, अनैतिक आचरण है। इन शब्दों का प्रयोग एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है। अब आपके सामने रख देते हैं बड़े तौर पर क्या सिफारिशें एथिक्स कमेटी के द्वारा की गई। दरअसल 3 बिंदुओं पर जांच की गई थी जिसके आधार पर सिफारिश सामने आई, लेकिन एक बड़ा तथ्य जो सामने रखा गया कि अनैतिक आचरण था महुआ मोइत्रा का, सदन की अवमानना की गई। पहला आरोप जो लगाया गया कि जो लॉग इन डिटेल्स हैं उन्हें किसी अनधिकृत व्यक्तियों से साझा किया गया, और इसके आधार पर यह गंभीर आरोप है जिसको साबित हुआ है, जिसके आधार पर जो सिफारिश की गई वह यही कि लोकसभा से इनकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए और इनके खिलाफ कानूनी संस्थागत समयबद्ध जांच भी आगे बढ़ाई जाए। यानी सिर्फ निष्कासन नहीं, बल्कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा, इसलिए कानूनी जांच भी होनी चाहिए। दूसरा आरोप लगाया गया पैसे लेकर सवाल पूछना, रिश्वत लेना, और इसी के लिए सिफारिश की गई कि पैसे के जो लेन देन है इसकी कानूनी संस्थागत जांच हो, यानी ये जो मनी ट्रेल है इसको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, इसके लिए कानूनी जांच होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जो एथिक्स कमेटी है वो क्वाजी जुडिशियल कमेटी है, उनके पास इस तरह की कानूनी जांच का अधिकार नहीं है, इसीलिए इसको संस्थागत कानूनी जांच की बात की गई। एक तीसरा बिंदु आपके सामने कि यहां पर जो सांसद दानिश अली हैं, टीएमसी के सांसद, जिस वक्त महुआ मोइत्रा को बुलाया गया एथिक्स कमेटी के सामने, उस समय जब उनसे सवाल जवाब हो रहा था तो दानिश अली ने कमेटी के अध्यक्ष ने जो सवाल पूछे उनको लेकर सवाल उठाए थे, उनकी मंशा पर सवाल उठाए थे, जिसको समिति की अवमानना माना गया और सिफारिश यही की गई कि दानिश अली को चेतावनी दी जानी चाहिए। ये एक बड़े स्तर पर एक बड़ी तस्वीर हमने आपके सामने रखी कि किस तरीके से महुआ मोइत्रा का पूरा मामला आगे बढ़ा। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है महुआ मोइत्रा का निष्कासन, संसदीय परंपरा का पालन। यह हमारा आज का विशेष जिसके आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो कहता है महुआ मोइत्रा का निष्कासन और संसदीय परंपरा का पालन, क्योंकि आज विपक्ष के द्वारा इसको लेकर तमाम सवाल जो उठाए गए, वॉकआउट भी किया गया
और गांधी प्रतिमा पर संसद में धरना भी दिया गया। उन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए आज हम इसी बिंदु पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ी हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव लोकसभा, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। स्नेहलता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी ममता जी। स्नेहलता जी, आज ये पूरा मामला तो हमारे सामने आ गया है, जिसमें ये बातें भी सामने आई कि क्या जांच के बिंदु रहे और किस तरीके से तमाम लोग अपने अपने बयान तो दे ही रहे हैं, लेकिन इन सब में जो महुआ मोइत्रा ने जो बातें कही हैं आज प्रेस के सामने, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि उन जांच को लेकर सवाल उठाए गए हैं उनके द्वारा। उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि उनसे जांच में उनको पेशी नहीं, उनकी सही तरीके से बात नहीं सुनी गई, और जो कारोबारी हैं उनको भी बुलाया ही नहीं गया। ये जो जांच की जाती है, चूंकि आपको अनुभव है, आप तो लोकसभा की महासचिव रही हैं, ये जब कोई ऐसा मामला आचार समिति के समक्ष आता है तो जो कोई ना कोई, जाहिर है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करते होंगे, एक प्रक्रिया बनाई गई होगी जिसका पालन किया जाना जरूरी होगा। इस मामले में वो प्रक्रिया का पालन किया गया? जी, जो नियम है, नियम के अनुसार ये निश्चित किया गया है कि जो एथिक्स कमेटी जो भी प्रक्रिया अपनाएगी वो स्वयं तय करेगी अपनी प्रक्रिया। ये एथिक्स कमेटी के लिए कहा गया, नियमों में इसका प्रावधान है। तो जो एथिक्स कमेटी जब मीटिंग करती है तो उस समय अपने मेंबर्स से चर्चा करके जो वो प्रोटोकॉल तय करती है वही उस जांच की प्रक्रिया को भी तय करता है। अब जहां तक इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है वो ये कि जिन्होंने एफिडेविट दिया है उनका बयान कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए था। तो इस मामले में यही एक मुद्दा, काफी 2-3 मुद्दे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि बहुत कम समय रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए दिया गया, और तीसरा ये है कि जो जांच में महुआ मोइत्रा जी ने अपने जांच के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। तो मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि महुआ मोइत्रा जी को जब एथिक्स कमेटी ने बुलाया था उस समय कुछ गहमा गहमी हुई और उन्होंने वॉकआउट किया। तो उसके बाद वो पेश हुई नहीं हुई ये मुझे जानकारी नहीं है, परंतु ये एक अवसर उनको पूरा दिया गया जिसका उन्हें पूरा अवसर का फायदा उठाना चाहिए था। उस समय नाराजगी की जगह अपना केस पुख्ता तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए था। तो यदि वो उसको प्रस्तुत करती तो ये सारी बातें कि जिन्होंने एफिडेविट दिया उनका क्यों नहीं बयान ले रहे हैं, या जिनके साथ लॉगिन पासवर्ड उन्होंने शेयर किया है वो किसी नकद राशि के बदले में नहीं किया है, ये सारे जो उनको प्रूफ थे वो इस अवसर का फायदा लेकर उन्हें प्रस्तुत करने चाहिए थे। अब जब वो प्रस्तुत होने के बाद में एब्सेंट हुई या नहीं आई तो फिर समिति ने अपना प्रोसेस जो तय किया उसके हिसाब से उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने जब बुलाया था तो कई बार तारीख भी बदली गई, उन्होंने 5 के बाद आने के लिए कहा, फाइनली उनको बुलाया गया, 2 नवंबर को वो आई, लेकिन उस समय जो हंगामा हुआ वो खबरें भी हम सबके सामने ही हैं। लेकिन अनंत विजय जी, समिति ने उनको समय नहीं बढ़ाया, जो तय किया था उसी डेट को उन्हें आना पड़ा। उन्हें 5 नवंबर मांगा था पर उन्हें 2 नवंबर को ही आना पड़ा। जी, और जब वो आई तब भी उन्होंने इतना हंगामा किया, या जिस तरीके से आज संसद में अपराजिता जी बता रही थी कि किस तरीके से उनका व्यवहार और उनके शब्द मर्यादा के अनुकूल नहीं थे और इस कारण से ही वो शायद अपनी बात सामने नहीं रख सके। लेकिन अनंत विजय जी, ये पूरा मामला दरअसल हम जब राजनीति के आईने से देखना शुरू करते हैं इन मसलों को, तो जो गलत हुआ उसको सही ठहराने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही कुछ आज भी हमें देखने को मिला। इस मुद्दे पर जो राजनीति की जा रही है विपक्ष के द्वारा, उसके भी क्या मायने हैं? क्योंकि जो किया है महुआ मोइत्रा ने उसे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
देखिए, प्रोसेस के बारे में श्रीवास्तव मैडम ने बहुत अच्छे से, विस्तार से और बहुत स्पष्ट तरीके से बात की कि उनको जिस प्रकार से समय दिया गया उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन मैं राजनीतिक पक्ष पे अगर आज बोलूं तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आज लोकसभा के बाहर जब महुआ मोइत्रा अपना स्टेटमेंट पढ़ रही थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके स्ट्रेंज्ड पार्टनर ने, ये शब्द उपयोग किया है उन्होंने। तो आपकी एक प्रकार से ये स्वीकारोक्ति है। और इसके अलावा वो विभिन्न टीवी चैनलों पर बड़े खम ठोक के ये कहती रही कि हाँ, हमने अपना लॉगिन और पासवर्ड लोगों को दिया। तो अब ये कोई कंपनी का या हमारे दफ्तर का लॉगिन पासवर्ड नहीं है जिसके साथ आप जब चाहें, जैसे चाहें अपने कुलीग को दे दें या किसी को दे दें कि तुम मेरे पासवर्ड का उपयोग कर लो। ये भारतीय संसद के सदस्य, जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, जहां पर देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, उसमें आपने एक अपने ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो आपका सहयोगी नहीं है। कई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे के पीए या ये लोग करते हैं, वो उनका ओटीपी उनके पास आता है, उनकी जानकारी में वो आता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को अगर आप देखें तो ये चूक हुई है। और हैरानी मुझे आज इस बात की हुई, मैं बहुत गौर से देख रहा था जब वो बयान दे रही थी तो उनके पीछे कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी खड़ी थी। और ये कितनी हैरानी की बात है कि महुआ मोइत्रा, जिन पर संसद की मर्यादा का, संसद की सुरक्षा का, संसद की गरिमा का से समझौता करने का आरोप है और जिसको एथिक्स कमेटी ने सही पाया है, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी जो 118-19 साल की लंबी परंपरा की पार्टी है, उसकी पूर्व अध्यक्ष वहां खड़ी हैं, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन भी हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2006 में जब कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था और जिसमें 6 बीजेपी की सांसदों को निलंबित किया गया था, तो उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी सामाजिक प्रताड़ना में गुजारी। और तब आडवाणी जी ने और बीजेपी के अन्य नेताओं ने कहा था कि जब तक उनका दोष सिद्ध नहीं हो जाता या वो दोष मुक्त नहीं हो जाते, उनको संसद में आने का अधिकार नहीं है। मैं तो आज विपक्ष से, तृणमूल कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से और INDIA गठबंधन के नेता जो उनके साथ खड़े थे, उन सब से यही अपेक्षा कर रहा था कि भारतीय संसद की मर्यादा, गरिमा और सर्वोच्च सदन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से ऐसा ही बयान आएगा। लेकिन अनंत जी, ये तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो इंडी गठबंधन है, कहीं ना कहीं इस खबर के आधार पर, इस घटना के आधार पर ही सही, लेकिन एकजुटता का एक प्रयास करते नजर आ रही है। इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर लगातार चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आज उस समय भी वो कुछ नहीं बोली जिस वक्त इसकी घोषणा हुई, जब सारे कांग्रेस खड़ी हुई थी, जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था गांधी प्रतिमा पर, महुआ मोइत्रा अपने बयान दे रही थी, वो तब भी उनका कोई बयान नहीं आया था। 1-2 घंटे तक तो कुछ भी नहीं। लेकिन बाद में जब उनका बयान आया तो वो भी यही कहती नजर आई है कि विक्टिम है महुआ मोइत्रा। क्या ये विक्टिम कार्ड के माध्यम से कांग्रेस का भी ये प्रयास है कि तृणमूल को, जो अभी तक खफा लग रही थी, खासकर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद, कि कहीं चलिए इसी के बहाने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए? ममता जी, देखिए, एक बात तो इससे स्पष्ट है कि 3 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि INDIA गठबंधन के बीच में सब कुछ बहुत आसान नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी को अब झुकना पड़ेगा, उनको समझौता करना पड़ेगा। और इन दलों के पास न कोई कार्यक्रम है, न कोई एजेंडा है, न कोई विजन है, न कोई डॉक्यूमेंट है। तो इनको इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों पर ले जाकर, और बहुत अच्छा, मैं अभी कहीं सुन रहा था, किसी व्यक्ति ने कहा कि ये गलत मुद्दों पे खड़े हो जाते हैं अपने नेतृत्व के, अपने ऐसे नेताओं के साथ। अब बताइए, संसद की गरिमा को जिसने लांछित किया, उनके साथ सोनिया जी उनके पीछे खड़ी हैं। झारखंड में एक कांग्रेसी सांसद के परिवार वालों और करीबियों के घर से 200 करोड़ से ज्यादा निकल गया, उनके बचाव में खड़े। तो आप देश की जनता को बार बार क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक तरफ से जनता आपको बार बार ठुकरा रही है, आपकी नीतियों को, आपके नारों को, आपके कार्यक्रमों को। आपको याद होगा ममता जी कि जब ये 2 किसान सम्मान योजना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, तो 2019 में वो न्याय योजना लेके आए थे, लेकिन जनता ने 6,000 रुपए पे भरोसा किया, 72,000 रुपए पे भरोसा नहीं किया। तो ये साख की बात होती है। और ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर जब कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है ऐसे दलों के साथ जिन पर सचमुच गंभीर आरोप हैं,
तो जनता का विश्वास इनके ऊपर से छींचता है और वो 6,000 रुपए पे जाना पसंद करती है, 72,000 को ठुकरा देती है। भारत लेकिन की ये जनता बात तो बहुत स्पष्ट है समझदार अनंत जी कि इस पूरे मामले में लोकतांत्रिक मर्यादा बनाम राजनीतिक स्वार्थ की एक तस्वीर जो जनता भी देख रही है। लेकिन स्नेहलता जी, एक बात हम ये भी समझना चाहते हैं, इस पूरे मुद्दे में लॉगिन आईडी का मिसयूज किया गया, किसी अनधिकृत व्यक्ति को दिया गया, ये स्पष्ट है। अगर हम एथिक्स कमेटी की सिफारिशों पर देखते हैं तो दरअसल ये जो निष्कासन की सिफारिश है ये इस लॉगिन आईडी को शेयर करने को लेकर उन्होंने कहा है। कैश फॉर क्वेरी के लिए तो उन्होंने बोला कि इस पर कानूनी जांच होनी चाहिए, लेकिन पहली जो उनकी सिफारिश थी वो इसको लेकर थी। कितना गंभीर है ये मामला, और ये लॉगिन आईडीज को लेकर क्या वास्तव में कोई ऐसे नियम है नहीं, या ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अब काम करने की जरूरत है? जी हाँ, अभी तक तो यही माना जाता रहा है कि जो लॉगिन एंड पासवर्ड है वो सांसद महोदय के जो स्टाफ होता है वो उसको ऑफिशियल जिसकी की सैलरी भी वही सांसद देते हैं, और पार्लियामेंट से वो सैलरी का पैसा सांसद को दिया जाता है, और सांसद फिर उस व्यक्ति को जिसे अपॉइंट करते हैं जो कि आपके इंटरनेट वगैरह को जानता हो, उसकी नॉलेज उसको रखना, स्किल रखना जरूरी होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ तो शेयर करना ये सभी को ज्ञात है, परंतु ये इसलिए गंभीर हो जाता है कि लॉगिन एंड पासवर्ड आपने ऐसे व्यक्ति को दिया है जो कि उसका उपयोग अपने व्यावसायिक रुचि और अपने व्यावसायिक कार्यों के और क्षेत्र में कर रहा है। इनफैक्ट पार्लियामेंट में हर सांसद को अपना इंटरेस्ट जो यदि वो किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़े हों उसको, या किसी जैसे मेडिकल कॉलेज में है या मेडिकल कॉलेज चलाते हैं या कोई कॉलेज चलाते हैं, तो ये सारे अपने इंटरेस्ट उनको नोटिफाई करने होते हैं, और वो एक पूरा रिकॉर्ड रहता है, और उसके आधार पर ही कमेटीज इत्यादि में मेंबर्स का चयन होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत रखा गया है। तो ये लॉगिन एंड पासवर्ड शेयर करना अपने स्टाफ के साथ और किसी अन्य व्यक्ति को देना, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो, और फिर वो उसका उपयोग अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए करे, ये थोड़ा गंभीर मामला है, थोड़ा क्या ज्यादा गंभीर मामला हो गया। बिल्कुल गंभीर मामला भी हो जाता है, खासकर तब जब कारोबारी विदेश में बैठा हो और ऐसे में वो सवाल पूछ रहा हो, जबकि सबको यही लग रहा हो कि उस लॉगिन आईडी से सांसद के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए ये गंभीर मामला देश की सुरक्षा को लेकर भी बन जाता है। फिलहाल दोनों मेहमानों का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीर भी हमारे सामने स्पष्ट करने के लिए कि किस तरीके से ये मामला गंभीर भी रहा और इस पर राजनीति भी आगे बढ़ रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए।
कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद खबर राज्यसभा से, जहां आज की कार्यवाही में कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए गए और विभिन्न क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए और प्रश्नकाल के दौरान भी कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। एक नजर राज्यसभा की आज की कार्यवाही। शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि PM किसान योजना के तहत पात्र किसानों को लगातार धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और इस मामले में राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जो भी छूट गए हैं उनको KYC कराकर वह एक बार फिर से सूची भेज सकते हैं। इस समय देश में 8.12 करोड़ लोग PM किसान योजना के लाभार्थी हैं। अभी 8.8 करोड़ और 12 लाख किसानों को मिल रहा है। हम लगातार राज्य सरकारों से ये संपर्क में हैं कि जो पात्र किसान पीछे रह गए हैं और उनको अगर ऐसे कोई पात्र किसान हैं और वो वास्तव में वंचित है तो KYC के माध्यम से आधार लिंक करके वो नाम तुरंत भारत सरकार को भिजवाए, ताकि हमारे जितने भी किसान हैं जो ऐसे वंचित रहे उन किसानों को हम किसान सम्मान निधि का पैसा दे सकें। राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने अगले सप्ताह का सरकार का एजेंडा पेश करते हुए कहा कि राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक जो लोकसभा के द्वारा पारित किए गए हैं उनको लाया जाएगा, जिनमें जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 खास विधेयक हैं। Government business for the week commencing Monday the 11th of December 2023 will consist of consideration and passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha. 1. The Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. 2. The Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023. 3. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. 4. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. And 5. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. राज्यसभा में सभापति की अनुमति से उठाए जाने वाले मुद्दों के तहत सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए, जिसमें पंजाब में सिख कम्युनिटी के लोगों की समस्याएं, अध्यापकों को पेंशन मिलने का मुद्दा, गरीबों को आवास के लिए दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाए जाने का मुद्दा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नरेगा को ठीक से लागू करने जैसे मुद्दे उठाए गए। ऋषि कुमार के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज प्रसाद साहू। झारखंड, ओडिशा में इनके और इनके करीबियों के ठिकानों पर जब आयकर की रेड पड़ी
तो अब तक 210 करोड़ से ज्यादा कैश हासिल हुआ है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से इतनी बड़ी संख्या में नोट मिले हैं कि इनकी गिनती के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। नोटों से भरी अलमारियों के फोटो सामने आने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर को तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस सांसद के ओडिशा और झारखंड के ठिकानों पर छापेमारी की। खास बात यह है कि छापेमारी के दौरान एजेंसी को इतना कैश मिला है कि उसे गिनने में 2 से 3 दिन लग गए। इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलने की वजह से इनकी गिनती के लिए आयकर विभाग द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। गौरतलब है कि ये छापेमारी बुधवार से शुरू हुई थी। इस बीच कांग्रेस सांसद से मिले कैश के बाद दूसरे दलों के नेता उन पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की अपनी कार्रवाई को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट कर कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर तीखी टिप्पणी की है। पीएम ने लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आखिर कहां-कहां काली कमाई और नोट छिपा रखे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस, करप्शन और कैश ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस, करप्शन, कैश ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई, जनता से जो लूटा है उस पाई पाई की भरपाई इनको करनी होगी। ये मोदी की गारंटी है कि ईडी, सीबीआई या कोई भी कार्रवाई होगी, ये जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करें और कांग्रेस की काली कमाई को देश के सामने लेकर आए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार और काले धन के इस बड़े भांडाफोड़ का जवाब कांग्रेस और राहुल गांधी को देना ही होगा। 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। अलग अलग जो बिजनेस होंगे वो अलग है, एसेट होंगे वो अलग है। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक जाए। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस सांसद के घर से बड़ी नकदी मिलने पर पार्टी को घेरते हुए कहा कि अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और उसके नेता जनता के धन से अपनी जेब भर रहे हैं, जिसके लिए देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। बता दें कि धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं और शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी ओडिशा की सबसे बड़ी देसी शराब निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक है। इस कंपनी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में ईडी भी शामिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहें न्यूज नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नई दिल्ली में 62वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा आयोजित बैठक में पीएम गति शक्ति पहल के तहत 15,000 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में नीति आयोग के अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और बंदरगाह समेत बिजली मंत्रालय जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में 2 रेलवे लाइन परियोजनाओं पर चर्चा हुई। पहले में झारखंड राज्य में 127 किलोमीटर तक फैली ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन शामिल है, तो वहीं दूसरी परियोजना में झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक ब्राउनफील्ड रेलवे लाइन शामिल है। इसके अलावा लगभग 300 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाली 2 संयुक्त सड़क परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। पहली परियोजना के भीतर छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य शामिल हैं, जिसका लक्ष्य आदिवासी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। दूसरी सड़क परियोजना असम और मिजोरम में स्थित है, जो इस क्षेत्र में वैकल्पिक कनेक्टिविटी मार्ग प्रदान करती है। वहीं रेल मंत्रालय द्वारा रेल सागर कॉरिडोर कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य 2031 तक रेल और बंदरगाह आधारित कार्गो हिस्सेदारी को बढ़ाना, रेलवे के लिए मॉडल बदलाव में सुधार करने के साथ ही माल ढुलाई के स्वच्छ तरीकों में योगदान करना है। DPIIT लॉजिस्टिक्स के विशेष सचिव ने बैठक के दौरान मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के महत्व पर विशेष जोर देने के साथ ही राष्ट्र निर्माण में इन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। इन परियोजनाओं का लक्ष्य पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में आसान कनेक्टिविटी और संचार नेटवर्क स्थापित कर इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाकर विकास के अंतर को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन प्रदेश में निवेश करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है, जिससे उद्योग समूहों को राज्य में निवेश करने में आसानी होगी। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है,
पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है, लेकिन मोदी ने ठान ली है अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है। देवभूमि उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान। मौका था इस साल के उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर का, जो राज्य को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई पहल हाउस ऑफ हिमालयाज का भी शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संकल्प का जिक्र किया और कहा कि आने वाले कुछ समय में देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया गया है और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम तेजी से पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। स्थिर सरकार, सपोर्टिव पॉलिसी सिस्टम, रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म की मानसिकता और विकसित होने का आत्मविश्वास, ऐसा संयोग पहली बार बना है। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार 21वीं सदी के आधुनिक संपर्क के बुनियादी ढांचे पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार के प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। उन्होंने मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही मेड इन इंडिया के अभियान का भी आह्वान किया। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन क्षेत्र के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यटन का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभर सकता है। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला को विकसित कर दूसरों पर निर्भरता को कम करने का भी आह्वान किया। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फलां जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने झेला है। आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है, उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निवेश के बढ़ते अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वे जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए देहरादून पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बाइनियल 2023 का उद्घाटन किया। IAADB का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप किया जा रहा है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का भी इस अवसर पर उद्घाटन किया।
ये समारोह दरअसल भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन के भव्य उत्सव की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले के प्रांगण में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनाले 2023 का शुभारंभ किया। 9 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस समारोह में रोजाना अलग अलग थीम पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय कला और शिल्प की शानदार परंपरा को सराहा। पीएम ने कहा कि आज भी भारत की संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहरें पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पीएम ने कहा कि आज देश विरासत पर गर्व की भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। पीएम ने देश की विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमें आपस में जोड़ती है। हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं हैं। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का भी उद्घाटन किया। ये केंद्र वोकल फॉर लोकल के विजन को मजबूती प्रदान करते हुए नए डिजाइन और नवाचारों के साथ कारीगर समुदायों को सशक्त बनाएगा। पीएम ने कहा कि इस पहल से बहुत लाभ होगा। ये सेंटर भारत की यूनिक और रेयर क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इससे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे। और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। शुभारंभ समारोह के दौरान पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम ने कहा कि आज आजादी के अमृतकाल में भारत सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है, इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है तो पूरा विश्व इसमें अपनी संभावनाएं देख रहा है। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की इस परंपरा से डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया। प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनाले 2023 कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और आम लोगों के बीच अहम सेतु के तौर पर काम करेगा। इस पहल से सांस्कृतिक संवाद भी मजबूत होगा। देश की कला, वास्तुकला और डिजाइन के लिए भी ये एक शानदार मंच है। 115 दिनों तक आम जनता भी इस प्रदर्शनी का दीदार कर सकती है, जिसमें उन्हें भारतीय कला, वास्तुकला और एक से बढ़कर एक डिजाइन देखने को मिलेंगे। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहे न्यूज नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताजा ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में सर्वोच्च स्थान मिला है। वैश्विक नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में सबसे ज्यादा 76% अप्रूवल रेटिंग है। उनके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के आंद्रेस लोपेज ओब्राडोर का नंबर आता है, जिन्हें 66% रेटिंग मिली है। और वहीं सूची में तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड के एलन बर्सिट, जिन्हें 58% अप्रूवल रेटिंग दी गई है। इस सूची में चौथे स्थान पर ब्राजील के लूला डी सिल्वा और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीजी का नंबर आता है, लेकिन शीर्ष पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विश्व के ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर बने हुए हैं। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।